भाग 16। भाग कौन सा? इसमें हमको कुछ पढ़ाने नहीं। पूछो का है, पहले पूछो तो का है? संडे को पढ़ाना है। संडे का पूरा पढ़ा दिया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सब पढ़े थे, तो वही सब तो है इसमें। तो इसमें तो कुछ पढ़ाने नहीं भाई हमको। देखो और सुनो, खाली 2 अनुच्छेद पढ़ावे का है, बाकी सब पढ़ो। देखो एक अनुच्छेद 330, फिर एक अनुच्छेद 331, फिर एक अनुच्छेद 332, फिर एक अनुच्छेद 333, फिर एक अनुच्छेद 338, फिर एक 338 ए, फिर 338 बी, फिर 340 क्या है 340, फिर 341 भी है और 42 भी है। तो आप यहाँ तक देखो, इसमें संशोधन भी हुआ, इसलिए ज़रूरी है। अनुच्छेद देखो, अगर तुम 330 समझ गए तो आप 332 समझ गए, अगर आप ये समझ गए तो आप ये समझ गए, अगर आप ये समझ गए तो आप ये समझ गए, अगर आप ये दोनों समझ गए तो ये आप अपने आप समझ जाओगे। यही है भाई, इसमें यही क्या है ये। अब समझो आप, 330 क्या कहता है? कहता है कि लोकसभा में, किस सभा में? लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सीटें होंगी आरक्षित। बस खत्म। तो किस सभा में है? याद रखो, राज्यसभा में नहीं है दोस्त, गलती मत करना। राज्यसभा में ना तो एससी की सीटें आरक्षित हैं, ना ही एसटी की हैं। तो एससी और एसटी की सीटें जो आरक्षित हैं किस कमरे में हैं और किस अनुच्छेद में हैं? अब समझो आगे। हाल ही में भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 166वां। और 166वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या किया गया? कहा गया कि लोकसभा में, किस सभा में? लोकसभा में 33% सीटें आरक्षित होंगी। किसकी? महिलाओं की। और ये जो लाइन है इसको जोड़ा गया अनुच्छेद 330 ए में। अब 330 ए नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, तो आपको याद रखना है 330 ए को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 106। और इसमें क्या है कि लोकसभा में कितनी प्रतिशत सीटें क्या होंगी? याद रखो, राज्यसभा में नहीं लिखा है, किस सभा में है? तो लोकसभा में 33% सीटें होंगी आरक्षित। ये बात किस अनुच्छेद में है? 330। यही पूरी बात 332 में है। केवल इतना अंतर है कि जहां लोकसभा लिखा है वहां तो कहा गया 332 में कि विधानसभा में एससी और एसटी इन दोनों वर्गों की सीटें होंगी आरक्षित। अब इसमें भी संशोधन किया गया है, किसके तहत? 166वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। और इसमें जोड़ा गया अनुच्छेद 332 ए। यहाँ पे 330 ए ये नया अनुच्छेद है और यहाँ पे 332 ए। और इसमें कहा गया है कि राज्यों की विधानसभा में महिलाओं की 33% सीटें क्या होंगी? आरक्षित होंगी। याद रखो, केंद्र में राज्यसभा में नहीं है और राज्य में विधान कोई आरक्षण नहीं है, न एससी एसटी न महिला। याद रखो, विधानसभा के लिए आरक्षण 332 ए है महिला, और लोकसभा में महिला आरक्षण 330। समझ गए? फिर 331 आप अभी भी पढ़े हो कि 331 में लिखा है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है, कौन? राष्ट्रपति, ये लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करेगा। अभी पढ़े हो ना इस चीज़ को। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 331। लेकिन हाल ही में इस अनुच्छेद को क्या कर दिया गया है? समाप्त। किसके द्वारा? 104। किसके द्वारा? 104 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। समझ गए? जो आपने 331 में पढ़ा वही बात 333 में है। यहाँ पर है कि राज्यपाल, कौन सा पाल? राज्यपाल। कितने एंग्लो इंडियन? 1 एंग्लो इंडियन। क्या करेगा? मनोनीत। इस व्यवस्था को भी क्या कर दिया गया? समाप्त।
किसके तहत? 104। किसके तहत? 104। तो 104 के तहत ये व्यवस्था कर दी गई है, समाप्त। समझ गए हैं? अच्छा, फिर 338 में क्या लिखा है? 38 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित किस अनुच्छेद में है? ये हम आपको संडे को पढ़ाए हैं, इसको अब नहीं बताएंगे। फिर अगला है 338A। इसमें क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, समझ रहे हैं? इसको भी संडे को पढ़ा दिए थे। फिर 338B में क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 338B। इसको भी बता दिए थे। फिर 340, इसको समझो। 340 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का ये अधिकार है। किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति समय समय पर, ये जो राष्ट्रपति होगा हमारा, ये समय समय पर पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए समय समय पर एक अधिकारी की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। और वो अधिकारी बताएगा कि पिछड़े वर्गों का विकास कैसे किया जाए। इसको लेकर 2 आयोग बने, काका कालेकर और मंडल आयोग। तो मंडल आयोग का संबंध किससे है? ओबीसी। किससे है? ओबीसी। ये समाप्त हो गया कौन सा? भाग 16। तो ये भाग 16 खत्म हो गया। इसको बनाओ, भाग 16 खत्म। इसमें देखो सब पहले से पढ़े हुए थे। 340 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो समय समय पर एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा, और वो जो अधिकारी होगा वो पिछड़े वर्गों का उत्थान कैसे किया जाए, उनका विकास कैसे किया जाए, इस पर वो अपनी रिपोर्ट क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा। फिर वो रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी, सरकार उस पर काम करेगी। ये था। हो गया बेटा? आगे बताएं। तो बताओ, लोकसभा में महिला आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? 330। और विधानसभा में 332। SC ST आरक्षण लोकसभा में किस अनुच्छेद के तहत है? 330। और विधानसभा में 332। विधानसभा में एंग्लो इंडियन किस अनुच्छेद में थे? 333। अब हमने विधानसभा पूछ लिया था इस बार। और लोकसभा 300। और एंग्लो इंडियन को किस संशोधन के तहत? और महिला आरक्षण 106। 106 महिला आरक्षण 106। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक? संवैधानिक है। किस अनुच्छेद में है? 338B में है। तो जिनके पास बुकलेट ना हो, हमने उस दिन बुकलेट भी दी थी, तो वो लोग अपनी बुकलेट ले लें। अब तक में हमने 5-6 बुकलेट दी हैं GS की, तो 5-6 बुकलेट जिनके पास ना हो वो अपना बुकलेट ले लेंगे, और कल आपको 1-2 बुकलेट और मिलेंगे। ठीक है? अब आगे आप आओ, भाग 15। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बदलाव हुआ इस बार। और भाग 15 है निर्वाचन आयोग। कौन सा आयोग है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है। इस निर्वाचन आयोग के बारे में आप बहुत कुछ तो नहीं जानने का टाइम है हम लोगों के पास, लेकिन इतना है कि क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। सबसे पहला पॉइंट, भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 324। 324 में कहा गया है कि हमारे देश में एक निर्वाचन क्या होगा? आयोग होगा। तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो सीधी सी बात है कि निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। कैसा है? दूसरी चीज, इस निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ, इसका गठन हुआ 25 जनवरी 1950 को। कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को। और प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, प्रथम मुख्य चुनाव जो आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन।
तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी कौन थे? केसी नियोगी थे। तो थकिए मत आप लोग भाई, हम भी सुबह 7 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो ये 7 से 2-3 जा रहा लगातार हम भी बोल रहे हैं, आप तो बैठे हुए ही हैं, थोड़ा ऊर्जावान बने रहिए, बीच बीच में झपकी उपकी मत लीजिए आप लोग। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? सुकुमार सेन। और इसकी स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? अच्छा, अब देखो ये जो निर्वाचन आयोग है ये त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय निकाय है। त्रिस्तरीय निकाय का मतलब इसमें कितने सदस्य हैं? 3। ध्यान से समझना, जो बदलाव हुआ उसको समझो, क्योंकि इसमें हाल ही में बदलाव हुआ है। इस 3 में एक जो होगा वो होगा मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त। और जो ये बाकी 2 होंगे इनको कहा जाता है निर्वाचन आयुक्त। ये बाकी 2 क्या होंगे? निर्वाचन आयुक्त। एक क्या होगा? तो निर्वाचन आयुक्त तो कितने बचे? 2। अरे एक तो मुख्य हो ही, एक मुख्य तो बचे कितने? तो निर्वाचन आयुक्त तो कितने होंगे? और मुख्य 1। देखो ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो ये निर्वाचन आयुक्त हैं, इन दोनों का पद अब कैबिनेट सचिव के समान कर दिया गया है। किसके समान? पहले ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान था, अब इसमें हाल ही में बदलाव किया गया है और ये 2023 में किया गया है। तो याद रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त तो निर्वाचन आयुक्त का पद अब किसके समान? कैबिनेट सचिव के समान। यहाँ पे याद रखो, ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त, या मैं ऐसे कह दूँ, ये जो टीम है ये, इनकी जो नियुक्ति होती है, इन्हीं से बता दे, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मतलब इन तीनों लोगों को कौन नियुक्त करता है? तो पहले राष्ट्रपति कर देता था, लेकिन हाल ही में एक कमेटी बनाई गई, इस कमेटी का नाम है चयन समिति। यही बदलाव हुआ, इसको याद रखो, चयन समिति। क्या नाम है? तो चयन समिति राष्ट्रपति के पास एक नाम की सिफारिश करेगी। इस चयन समिति में 3 लोग होंगे। एक होगा देश का प्रधानमंत्री। कौन होगा? देश का प्रधानमंत्री। दूसरा होगा लोकसभा में विपक्ष का नेता, तो लोकसभा में विपक्ष का नेता। और तीसरा कोई मंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री ऐसा जिसे प्रधानमंत्री चाहे। याद रखो, ये तीनों लोग नाम की लिस्ट भेजेंगे किसके पास? राष्ट्रपति उनके नाम पे मोहर लगाएगा। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, ये व्यवस्था 2023 में जुड़ी है। और इनके पास जो नाम भेजेगा वो एक खोज समिति भेजेगी। कौन सी समिति? खोज समिति। उसमें जो अध्यक्ष होगा वो कैबिनेट सचिव होगा। वो लोग 4-5 नाम भेजेंगे इनके पास। उन 4-5 नामों में से एक नाम ये लोग भेजेंगे किसके पास? और राष्ट्रपति के पास जो ये लोग नाम भेजेंगे तो राष्ट्रपति उसी को क्या बना देगा? मुख्य चुनाव आयुक्त। ऐसे इनका मामला होगा तो इनका भी हो जाएगा। तो चयन समिति में याद रखो कितने लोग हैं? कौन होगा? प्रधानमंत्री, विपक्ष नेता और मंत्री। यहाँ पे गृह मंत्री लिखा रहेगा, गलत हो जाएगा आपका, तो गृह मंत्री नहीं होगा, मंत्री होगा। ठीक है, वो गृह मंत्री भी हो सकता है, रक्षा मंत्री भी हो सकता है, रेल मंत्री। ये कौन तय करेगा? ध्यान से समझना। दूसरी चीज, ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसको शपथ ग्रहण कराता है राष्ट्रपति। शपथ ग्रहण राष्ट्रपति कराता है। इनका जो कार्यकाल होता है, क्या होता है? कार्यकाल। ये 6 और 65 चलता है। कार्यकाल 6 वर्ष, अधिकतम आयु 65 वर्ष। अगर इनको अपने पद से क्या देना हो? त्यागपत्र, तो ये अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। किसको? तो ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देते हैं। अगर इनको इनके पद से हटाना हो तो हटाया उसे जाएगा जैसे ही
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो हटाने का आधार ठीक वैसे होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार संसद के पास है। अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त को इसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। इनका जो वेतन होता है, इनके वेतन और भत्ते जो होंगे ये कैबिनेट सचिव के समान होंगे। याद रखो, पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लिखा था, इनके वेतन और भत्ते किसके समान होंगे? कैबिनेट सचिव के समान होंगे। पहले यहाँ लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होंगे, अब ये शब्द हटा दिया गया, अब कैबिनेट सचिव के समान कर दिया गया है। ये बदलाव बहुत बड़ा हुआ है। यहाँ पे ये बदला, ये बदला और ये बदला। ये किसके बारे में है? मुख्य चुनाव आयुक्त, ये निर्वाचन आयुक्त, इनके बारे में इतना आप समझो कि इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और इनका कार्यकाल चलता है 6 और 62। लेकिन याद रखो, इनके कार्यकाल का प्रावधान नहीं है संविधान में कि निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष, अधिकतम आयु 62 वर्ष। इसका प्रावधान नहीं है। ये अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक राष्ट्रपति इनको पद से नहीं हटाएगा। मतलब अगर निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाना हो तो इसे इसके पद से हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। एकदम उल्टा है दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, संसद के पास है। लेकिन अगर इनको इनके पद से हटाना हो तो हटाने का अधिकार, लेकिन ये याद रखना, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं हटाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर। मुख्य चुनाव आयुक्त कहेगा किससे? और राष्ट्रपति इनसे त्याग पत्र मांग लेगा। तो याद रखना कि मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटा सकता है। इनके वेतन और भत्ते इसी के समान हैं, कैबिनेट सचिव के समान है। यही निर्वाचन आयोग की सबसे मेन चीज़ है। इस निर्वाचन आयोग का अगला काम क्या होता है कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना, या किसी भी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देना। ये क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देने का काम किसका होता है? निर्वाचन आयोग का। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके सबके चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की। किसकी है? निर्वाचन आयोग की। तो इनके सबके चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। किसकी है? निर्वाचन आयोग की। ये हो गया आपका निर्वाचन आयोग, ठीक है। और इसमें एक ये कि निर्वाचन आयोग की पहली महिला कार्यवाहक जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनी, उनका नाम था वीएस रमादेवी। क्या नाम था? वीएस रमादेवी। तो ये भाग 15 भी समाप्त हो गया। यहाँ पे फिर समझो, क्योंकि यही सबसे मेन है, बाकी तो सब फैक्ट है। निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय निकाय है। इसमें कितने लोग होते हैं? 3 में एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 होते हैं। इनका पद किसके समान? पहले यहाँ क्या लिखा था? सुप्रीम कोर्ट का। अब क्या लिख दिया गया? इनकी नियुक्ति कौन करेगा? किसकी सिफारिश पर? चयन समिति में कई लोग? एक होगा, दूसरा और तीसरा। मंत्री कौन होगा, कौन तय करेगा? और इस चयन समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ ग्रहण, कार्यकाल 6 और 65, त्यागपत्र, इनको पद से कौन हटाएगा? आधार क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह। अच्छा, इनके वेतन और भत्ते किसके समान? कैबिनेट सचिव के समान। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार किसके कहने से? मुख्य चुनाव आयुक्त। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और इसका भी वेतन भत्ता इसी के समान होगा, ठीक। अच्छा, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देती है? और क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा निर्वाचन आयोग। कौन देती है? निर्वाचन आयोग।
लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके सबके चुनाव निर्वाचन आयोग। देश की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी। कौन है? वीएस रमा देवी। बना लो। हाँ सर। अच्छा ठीक 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 ठीक। अच्छा ठीक ठीक। बताएं, आगे पढ़ा जाए। तो बताओ, मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसके समान है? कैबिनेट। पहले किसके समान था? सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा बताओ, मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति हटा सकता है? कौन हटाएगा? और निर्वाचन आयुक्त को किसके कहने से? मुख्य। चयन समिति में कितने लोग होंगे? एक का नाम, दूसरा और तीसरा। इसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ ग्रहण, त्यागपत्र, और इनका पद किसके समान है? कैबिनेट सचिव। ठीक है। ये भाग 15 था। भाग 14 देखो। भाग 14 में कुछ है नहीं। भाग 14 क्या, आप ऐसे ही देखो। ये आपका भाग 11 से लेकर भाग 14 तक है। एक चार्ट बनाएंगे, उसमें भाग 11 से भाग 14 तक जो मेन है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक। अब आप देखो अनुच्छेद, मतलब हम हेडिंग डाल दें महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्या डाल दें? महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखो, इसमें जो अनुच्छेद मेन है बस उन्हीं को उड़ाएंगे, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं। देश की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त। देखो पेपर में क्वेश्चन तुमसे ऐसे आएगा, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संवैधानिक पद है जिस पर अब तक कोई भारतीय महिला आसीन नहीं हुई? ए ऑप्शन प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन लोकसभा का अध्यक्ष, सी ऑप्शन मुख्य चुनाव आयुक्त, और डी ऑप्शन रहेगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखना, दिमाग में आता है कि फातिमा बीबी, तो फातिमा बीबी मुख्य न्यायाधीश नहीं दी थी, न्यायाधीश थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, ये यहाँ आएगा काम। यहाँ पे जो अनुच्छेद काम का है, एक अनुच्छेद है 249। कौन सा है? 249। 249 के बाद चले आइए आप अनुच्छेद 263। कौन सा? 263। फिर 263 के बाद जो अनुच्छेद काम का है हम लोगों के लिए, वो हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 280। कौन सा? 280। 280 के बाद चले आइए अनुच्छेद 300 का, अनुच्छेद 300 का। अनुच्छेद 300 का के बाद चले आइए अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312। और अनुच्छेद 312 के बाद चले आइए आप अनुच्छेद 315। फिर आप 324 से पहुंच गए हैं उधर, मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ये इतने अनुच्छेद हैं आपके, बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो देखो 249 क्या कहता है। अच्छा, भारतीय संविधान में सूचियां कितनी हैं? 3। एक है संघ, एक है राज्य, और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची पर विधि कौन बनाएगा? केंद्र। राज्य पर राज्य, और समवर्ती पर दोनों, केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे। तो भारतीय संविधान में एक मामला ये बनता है कि क्या संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बना सकती है? तो हमें याद रखना है कि बना सकती है। उसके ऐसे आधार कई हैं, 249 हैं,
250 है, 252 है, 253 है, लेकिन जिस अनुच्छेद से हमें मतलब है वो 249 है, और 249 से पहले एक 248 है। तो हम लोगों ने पढ़ा सूचियाँ 3, संघ, राज्य और समवर्ती। हर सूची में किसी न किसी विषय का उल्लेख है। ऐसा कोई विषय जिसका उल्लेख तीनों सूचियों में न हो, न संघ में हो, न राज्य में हो, न समवर्ती में हो, तो ऐसे विषयों को कहा जाता है अवशिष्ट विषय। क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय। तो हमें याद रखना है, हमारा जो अनुच्छेद 248 है, इस अनुच्छेद 248 के अंतर्गत जिस विषय का उल्लेख है वो विषय हमारे क्या है? अवशिष्ट शक्तियाँ। क्या हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ। तो अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 248। और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। तो अवशिष्ट शक्तियों पर विधि बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है, संसद के अलावा किसी और के पास नहीं है। और हम लोगों ने जो ये व्यवस्था अपनाई है, ये व्यवस्था हम लोगों ने अपनाई है कनाडा के संविधान से। कहाँ के संविधान से? कनाडा के संविधान से। तो याद रखना, अवशिष्ट शक्तियों पर विधि बनाने का अधिकार केवल, और ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से। समझ गए? ये 248 था। 249 कहता है कि यदि राज्य सूची का कोई विषय हो, कहाँ का विषय हो? राज्य सूची का, और ये विषय राष्ट्रीय हित से जुड़ा हो। किस हित से? राष्ट्रीय हित से जुड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। 249 कहता है राज्य सूची का कोई विषय हो और किससे जुड़ा हो, तो संसद उस पर विषय, बशर्ते उसकी शुरुआत जो होगी वो हमेशा राज्यसभा से होगी। कहाँ से होगी? तो ऐसी स्थिति में ऐसे किसी कानून की शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी? राज्यसभा से होगी। तो शुरुआत हमेशा राज्यसभा से होगी। कहाँ से होगी? और फिर राज्यसभा में जो ये शुरुआत होगी, यहाँ पे इसे पारित किया जाएगा विशेष बहुमत से। किस बहुमत से? विशेष बहुमत से। तो यहाँ पे पारित होगा विशेष बहुमत से। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा में भी इसे पारित किया जाएगा। और अगर दोनों कमरों ने इसे विशेष बहुमत से पारित कर दिया, तो उसके बाद ऐसा कोई कानून देश में लागू होगा 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? मतलब 249 के तहत अगर कोई विधि बनाई जाती है तो कितने साल के लिए लागू होता है? 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? अगर आपको 1 वर्ष से आगे बढ़ाना है तो बढ़ाने का अधिकार, और एक बार में 1 वर्ष, एक बार में 1 ही वर्ष बढ़ा सकते हैं। जैसे आप कहीं निमंत्रण में जाते होंगे, अगर रसगुल्ला लेने जाते हैं तो एक बार में 1 रसगुल्ला, या नहीं को तो कि इकट्ठा 8-10 ठे रख के चले आवत हो। अगर 8-10 खाने का प्लान भी होता है तो रुक रुक के खात हो। और अगर 4-5 खाए के बाद फिर लिए गए और सामने वाला अगर तुमको देख लीस जो रसगुल्ला के स्टॉल पर खड़ा रहता है, और देखे के बाद खाली यही कही दीस, तो फिर प्लेट धर के तुम चले आवत हो। कहा अब हम ना जाबे, हम खाली अब आइसक्रीम खावे, अब हम फिर तुम दूसरे से रसगुल्ला मंगवावत हो, जाओ ले आओ, जाए खावा जाए यहाँ बैठ के। तो वही याद रखना, एक बार में। समझ रहे हैं? अच्छा, ये 249 था, खत्म। 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद, और इसको संडे की क्लास में पढ़ाया था। यहाँ पे केवल आप इतना याद रखो कि ये एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। और इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक, बाकी सब संडे को पढ़ा दिए थे। 280 वित्त आयोग, 280 वित्त आयोग। हमने कल 16वें वित्त आयोग का एक वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया यूट्यूब के माध्यम से। तो जो लोग न जुड़े हों यूट्यूब से, बाई मणि सर यूट्यूब पे सर्च करिएगा, तो उसमें आपको संविधान की इससे पहले वाली 3-4 क्लास मिल जाएंगी,
जो 16वां वित्त आयोग गठित किया गया, क्योंकि उम्मीद करिए आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो वो वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। ये वित्त आयोग है। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 280 में। इसमें केवल इतना याद रखें कि हाल ही में किस वित्त आयोग का गठन किया गया? 16वें वित्त आयोग का। और इस 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। और इस वित्त आयोग का काम क्या होता है? केंद्र और राज्य के मध्य करों का क्या करना? बंटवारा करना। क्या करना? बंटवारा करना। बाकी आप वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। और पीछे संडे को हमने पढ़ा भी दिया था। अनुच्छेद 300 का, इसमें याद रखो इस अनुच्छेद को जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। इसे 78 के तहत क्या किया गया? जोड़ा गया। और इसमें है संपत्ति का अधिकार। कैसा अधिकार? संपत्ति का अधिकार है। और संपत्ति का अधिकार हमारा पहला क्या था? मूल अधिकार था। अब ये हमारा विधिक अधिकार है। ये संडे को भाग 3 पढ़ाए थे तो बताए थे, मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं, पढ़ाए थे भैया। अगला अनुच्छेद 312, इसको समझो। 312 में है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। और सृजन का मतलब होता है बनाना। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार किसके पास? संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। तो भारतीय संविधान में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार संसद के पास। भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? 3। कितनी हैं? 3। एक है भारतीय प्रशासनिक सेवा, एक है भारतीय वन सेवा और एक है भारतीय पुलिस सेवा। तो 3 प्रशासनिक अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अगर चौथी बनानी है तो कौन बनाएगा? और संसद में कमरे, लोकसभा और शुरुआत हमेशा राज्यसभा से होगी। अगर नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाना है तो शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी? राज्यसभा से होगी। और उसके बाद राज्यसभा में ये पारित किया जाएगा किस बहुमत से? विशेष बहुमत से। और फिर ये कहाँ आएगा? लोकसभा भी अपनी सहमति देगा और उसके बाद वो नई अखिल भारतीय सेवाएं बन जाएंगी। कितने साल के लिए होंगी? ऐसा 1 साल। तुम किसी को आईपीएस अधिकारी 1 साल के लिए बनाओगे? 249 और 312 में अंतर है। ये है और ये है। हमको पता था कि 1 साल जवाब दोगे, तो 1 साल नहीं है, ठीक है। तो ये नई अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद में है? अगला है 315। और 315 में है हमारा लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग। और इसके बारे में संडे को पढ़ा दिए थे। हवा में नहीं है भाई, संघ लोक सेवा आयोग पढ़ाए थे ना, तो वो वहाँ पे पढ़ा दिए थे। तो ये मामला हो गया आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो 248 अवशिष्ट शक्तियाँ। 248 में क्या है? किसके पास हैं? कहाँ से लिया है? 249 में है कि कौन विधि बनाएगा, लेकिन किससे जुड़ा हो? कौन सा विषय? शुरुआत कहाँ से होगी? फिर कौन पारित करेगा? कितने साल के लिए? 1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 263। वित्त आयोग किस में है? हाल ही में किस